Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 4th July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कवर हो. तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें कवर करनी है. ओके, टोटल हमारे पास आज 6 आर्टिकल्स है जिन्हें हम कवर करने जाएंगे. ये स्टार्टिंग के जो 3 आर्टिकल है आपके एडिटोरियल सेक्शन से हैं. 4th है आपका टेक्स्ट एंड कंटेंट जिसमें हम नेटो के बारे में बात करेंगे कि 75 ईयर्स हो चुके हैं नेटो के और अब इसमें आगे क्या क्या चल रहा है, नेटो का ओरिजिन कैसे होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. दो आपके यहाँ पे प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल. सो फर्स्ट आर्टिकल इज ट्रायल्स, मेडिकल एथिक्स एंड द ऑर्बिट ऑफ पावर. इस आर्टिकल की अगर बात करें, देखने में तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल लग रहा है लेकिन इसके हम समरी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे. इस आर्टिकल में इतना ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है. सी, यहाँ पर वेरियस वैक्सीन्स बनाई जाती हैं. अब कोविड के टाइम पर देख लीजिए कितनी सारी यहाँ पे वैक्सीन्स बनाई गई, सारी चीज़ें हुई. उसके बाद यहाँ पे वेरियस डिसीज़ होती हैं तो उनकी भी वैक्सीन यहाँ पर बनाई जाती हैं. वैक्सीन हो गया और कोई भी जो मेडिसिन होती है जब उसको हम उसका जेनेसिस होता है यहाँ पर उसको बनाया जाता है तो उससे पहले उसका ट्रायल होता है. मार्केट में आने से पहले क्या होता है, उस चीज़ का कोई भी मेडिसिन होती है, कोई भी ड्रग होता है, उसका यहाँ पर ट्रायल किया जाता है. अब ट्रायल में हम किस पर्सन के साथ ये ट्रायल कर रहे हैं, आपको ये भी यहाँ पर फोकस करना है, ध्यान देना है कि हम ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर, पहली बात तो आप सभी को पता है, ठीक है, या तो ह्यूमन के ऊपर इसका ट्रायल होता है या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर इनका ट्रायल होता है. अब ह्यूमंस में भी यहाँ पर एक कैटेगरी है. आपने यहाँ पर अक्सर देखा होगा कि कौन से जो आपके थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, उनके साथ ही मेनली ज़्यादातर जो होता है ट्रायल किया जाता है इसका. ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली इस आर्टिकल की बात करें सो अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास यहाँ पर बहुत सारे आपके नोटिस वगैरह गए हैं, सारी चीज़ें गए हैं कि यहाँ पर लेटर्स गए हैं. दैट इज इन द लेटर दे एलिज्ड इरेगुलरिटीज एंड एथिकल वॉल्यूशन इन द कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फॉर भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन. अब कोविड-19 के टाइम पे कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक के द्वारा यहाँ पर बनाई गई वैक्सीन थी, आप सभी को पता होगा. तो इसका जो क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया गया था तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी एंड एथिकल वॉल्यूशन भी आपका हुआ है. ठीक है, ओके. और अगर हम बात करते हैं ये जो कोवैक्सीन था, ये यहाँ पर हम बात करते हैं हॉस्पिटल है कहाँ, आपका जो पीपल्स हॉस्पिटल है इन भोपाल मध्य प्रदेश में, वहां पर इसका ट्रायल किया गया था. और इसमें जो पार्टिसिपेंट थे, जो ट्रायल पार्टिसिपेंट्स थे, है ना, मेनली जो वो बिलोंग करते थे किससे, वल्नरेबल ग्रुप से, तो उनको यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया. कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, उन्हें ये कहा गया कि आपको कोविड की जो है, जो मतलब मेन वैक्सीन है, फाइनल वैक्सीन है, वो दी जा रही है. उनसे ये नहीं कहा गया कि आपका फेज 3 का ट्रायल चल रहा है इसलिए आपको ये वैक्सीन दी जा रही है. उनसे यहाँ पर मतलब कि जो हमारा सेंटेंस है उसको चेंज किया गया. हम करने कुछ और जा रहे थे लेकिन हमने उनको बताया कुछ और. तो यहीं पर ये कहा जा रहा है, इसी के चलते यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके पास लेटर्स गए हैं और ये कहा गया है कि ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले तो उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए. अब देखिए, हमने वैक्सीन तो दे दी, ट्रायल आपने किया, लेकिन उस ट्रायल के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन फ्यूचर. अभी तो ठीक है, हम ठीक है, 1 साल ठीक है, 2 साल ठीक है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर इसके कुछ अदर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं क्योंकि सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं. आप सभी को ये सारी चीजें पता है. तो किसके साथ इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें होती हैं. तो उस चीज को कौन यहाँ पे कंपनसेट करेगा, और जिसने यहाँ पर मतलब मैनिपुलेटिव सेंटेंस यहाँ पर दिया है, आप करने कुछ और जा रहे थे, आप फेज 3 का ट्रायल करने जा रहे थे, लेकिन आपने उन्हें क्या बोलकर कहा कि ये फाइनल वैक्सीन आपको दी जा रही है. तो ये जो आपने गलत मैसेज उन तक पहुंचाया है तो इसका पनिशमेंट भी मिलना चाहिए.
अगर उनको कुछ हो जाता है फ्यूचर में तो उन्हें पनिशमेंट भी मिलना चाहिए और इस चीज को यहाँ पर मतलब कि रोकना भी हमें चाहिए। तो आई होप आपको इस आर्टिकल का अब क्रक्स समझ में आ गया होगा। इस आर्टिकल में मेनली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आपको इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जैसे कोविड का बेस्ट एग्जाम्पल अभी अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, आपका जो कैंसर होता है ना, बोन मैरो की जो स्टडी की जाती है, इसमें भी कई बार जो स्टडी वगैरह की जाती है तो कौन से लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं इसमें मेनली, कि जो आपके मेनली वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। सो इसमें इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि जो एथिक्स कमिटी होती है, यहाँ पर जो एक ट्रायल का साइट होता है, ट्रायल रिस्पेक्टिव जो एथिक्स कमिटी है, इनको ये जो सारे इश्यूज हैं, जो सारे केसेस हैं, इन पर अच्छे से काम करना चाहिए, फंक्शन करना चाहिए। कई बार क्या होता है, यहाँ पर अनड्यू ट्रायल भी डिले भी किया जाता है। तो देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल थेरेप्यूटिक अगेन एजेंट इज ऑफन कॉम्प्लिकेटेड बाय सब्जेक्टिव एंड समटाइम्स ऑब्जेक्टिव वॉल्यूशन ऑफ एथिकल गाइडलाइंस। तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, आपकी जो हमारी एथिकल गाइडलाइंस है उनका यहाँ पर क्या होता है, आपका वॉल्यूशन किया जाता है। ओके, तो देखिए इसमें ये है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इनोवेशन, थेरेपीज और एथिक्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए हमारे इस टॉपिक में। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, जो इंडियन पेशेंट्स की बात करते हैं, जो क्लिनिकल स्टडीज होती है, तो द बिगर इशू इन आवर कंट्री इज द हिस्टोरिक एंड रिपीटेड वॉल्यूशन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट व्हेन पेशेंट आर इनरोल्ड इन क्लिनिकल ट्रायल। मोर देन एंटीडोटल एविडेंस एग्जिस्ट दैट पुअर एंड अनएजुकेटेड पीपल आर इनरोल्ड इन सच स्टडीज। तो जब ये क्लिनिकल स्टडीज की जाती है, इसमें जो पेशेंट्स आपके इनरोल्ड होते हैं, हमारे पास ये पूरा डेटा आया है कि एक हमारा एविडेंस सामने निकल कर आया कि या तो गरीब है या फिर वो अनएजुकेटेड है। ओके, विदाउट फुली इन्फॉर्मिंग देम ऑफ पोटेंशियल हार्म ऑफ द थेरेप्यूटिक कैंडिडेट बीइंग इवैल्यूएटेड इन द क्लिनिकल स्टडी। और उन्हें यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है कि उनके ऊपर जो स्टडी की जा रही है इसका क्या पोटेंशियल हार्म हो सकता है, क्या पोटेंशियल हार्म नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में भी उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती है। So the job of ensuring such atrocities do not occur fall for what is called an institutional ethics committee। तो यहाँ पर हमें ये इंश्योर करना होगा इस तरीके की जो एट्रोसिटीज हैं, तो ऐसी एट्रोसिटीज हमारे सामने ना आए। तो इसके लिए क्या है, आपकी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी हम यहाँ पर बनाते हैं। लेकिन पेपर में तो हम यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास होते हैं, बट ऑन ग्राउंड लेवल हमें क्या देखने को मिलता है, इनका प्रॉपर आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। इसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। इसमें एक कमेटी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, NTAGI। सो ये कब स्टैब्लिश हुई थी, इट वॉज स्टैब्लिश बाय एन ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2001। 2001 में इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्या है, आपकी एक एडवाइजरी ग्रुप है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। इसे 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑर्डर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था एज एन इंडिया एपेक्स एडवाइजरी बॉडी। ये इंडिया की एपेक्स, मतलब कि जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, वो एपेक्स क्या है, आपका जुडिशियल है ना, जुडिशरी की एपेक्स बॉडी है। सो इसी तरीके से इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें ये जो बॉडी है आपकी एपेक्स बॉडी है, हाई लेवल पर आती है, मतलब कि फर्स्ट है। सो NTAGI प्रोवाइड गाइडेंस एंड एडवाइसेस टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन प्रोविजंस ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन सर्विसेज फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज इन द कंट्री। तो इनका काम क्या हो जाता है, यही कि मतलब कि जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन जो सर्विसेज हैं, इसके तहत वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं और एडवाइसेस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सो दैट हम यहाँ पर जो डिसीज है कंट्री में स्प्रेड हो रही हैं, उन्हें हम थ्रू वैक्सीन प्रिवेंट कर सकें और कंट्रोल कर सकें। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। इसके साथ साथ आपकी जो स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमिटीज भी इन्वॉल्व होती हैं। सो STSC इज टास्क्ड विद अंडरटेकिंग टेक्निकल रिव्यू ऑफ साइंटिफिक एविडेंस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो STSC का यहाँ पर क्या काम हो जाता है, स्टैंडिंग टेक्निकल एंड सब कमिटी का, कि यहाँ पर जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, कोई भी मैटर है, कोई भी इम्यूनाइजेशन पॉलिसी प्रोग्राम आ रही है, तो उसका यहाँ पर क्या करना, टेक्निकल रिव्यू करना। तो ये आपका STSC का यहाँ पर काम हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज फैक्ट्री एक्सीडेंट्स अपॉइंटेड टू रस्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब देखिए, फैक्ट्री एक्सीडेंट्स की बात की जा रही है, फैक्ट्रीज इंडिया, ठीक है,
इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, वहां पर कितने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, और उन इंसिडेंट्स का सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो किसको होता है, हमारे वर्कर्स को होता है। सो इसमें यही कहा जा रहा है कि एन एक्सप्लोजन ऑफ रिएक्टर्स इन अ केमिकल फैक्ट्री इन डोंबिवली महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एरिया इन मई 2024। तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र की कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है। सब महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे इंडिया में आप देखेंगे, चाहे तमिलनाडु हो, साउथ की देखें, केरल की बात करते हैं, पूरे इंडिया में जितनी भी मतलब इंडस्ट्रीज है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सीडेंट, आपका इंसिडेंट जो होता है आपको दिखाई देता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो डैमेज होता है फैक्ट्रीज के साथ साथ यहाँ पर जो आसपास के रहने वाले लोग होते हैं उन पर भी होता है। और सबसे ज्यादा जो मेन कौन टारगेट होता है इसमें, आपका जो हमारे वर्कर्स होते हैं। ओके, सो द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस कंपनसेशन टू द किन ऑफ द डिक्रीज्ड एंड फंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इंजर्ड। अब यहाँ पर लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, वेरियस जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो यहाँ पर जितने भी इंजर्ड लोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए कंपनसेशन और ये सारी चीज़ें फंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि आपको जो भी इंजरीज हुई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, उसके लिए हम यहाँ पर कंपनसेशन और फंड प्रोवाइड करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, ऐसा इंसिडेंट पहले भी हो चुका है कई बार। आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पता होगा, महाराष्ट्र में स्पेशली अभी हम केमिकल फैक्ट्रीज की बात करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट केमिकल फैक्ट्रीज। इनमें क्या होता है, आपका इंस्पेक्शन होता है। तो जो सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फैक्ट्रीज में ऐसे इंसिडेंट्स हो क्यों रहे हैं? ठीक है, कभी कभार हो तो एक बार बात चलती है, लेकिन न्यूज़पेपर रिपोर्टर शोज दैट फैटल इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट वर फ्रिक्वेंट। ये जो आपके इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स है ये बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट है इन 2016, 18, 2020 एंड 2023। तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियल में आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट हो रहे हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात ये की जा रही है पुअर इंस्पेक्शन। यहाँ पर जो हो रहा है आपका इंस्पेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, बहुत ही ज्यादा खराब है। इन 2021 महाराष्ट्र में ऐसा कहा जा रहा है कि 1551 ऑफ 6492 मतलब 6000 से ज्यादा यहाँ पर जो हजार्डस फैक्ट्रीज हैं उसमें से सिर्फ जो 1000 मतलब 1500 तक की अप्रोक्स 1500 तक की जो फैक्ट्रीज है वो इंस्पेक्ट की गई है ना। मतलब 6000 से सिर्फ 1000, आप मतलब रेशियो देखिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे 6 फैक्ट्रीज है उसमें से सिर्फ एक फैक्ट्रीज का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर से इंस्पेक्शन हो रहा है। ठीक है, वो उसको इंस्पेक्ट किया गया है। तो मतलब जो हमारा इंस्पेक्शन रेट है इट इज 23.89% जो उसका रेट है ये यहाँ पर कहा। उसी तरीके से यहाँ पर जो टोटल रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं कितनी है यहाँ पर 39,255 ये रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं। उसमें से सिर्फ 3,158 मतलब हाफ क्या उसका मतलब क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ जो इंस्पेक्शन रेट है वो कितना 8.04% है। तो इंस्पेक्शन रेट यहाँ पे कितना ज़्यादा हमें गैप देखने को मिल रहा है। ओके, उसके बाद हम सिर्फ ये महाराष्ट्र की बात नहीं, तमिलनाडु में भी जो रेट है ऐसा ही 17.04। उसके बाद यहाँ पर गुजरात में भी सेम केस है, आपका 19.33 है, 19.81 यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि ये जो मेन रीजन आपका क्या आ जाता है यहाँ पर पुअर इंस्पेक्शन। पहली चीज क्या आ गई, आप इसमें क्या लिखेंगे, पुअर इंस्पेक्शन। अब पुअर इंस्पेक्शन क्यों हो रहा है, इसका भी एक रीजन है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज है हमारे बीच में, जो पर्सनल स्टाफ है मतलब हमारा जो स्टाफ है उसके बीच में यहाँ पे शॉर्टेज है। पहला रीजन तो ये है पुअर इंस्पेक्शन का कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 122 स्टाफ की जरूरत है लेकिन हमारे पास ओनली 48 ही स्टाफ अवेलेबल है। तो उस स्टाफ में यहाँ पर हम कैसे इतने सारी जो फैक्ट्रीज है उनका इंस्पेक्शन कर पाएंगे? तो जो फिर इंस्पेक्शन होता है वो हम जल्दी जल्दी मतलब कि ऑन पेपर देख लेते हैं, हाँ ये सारी चीजें ठीक है, ये ऐसा ऐसा है, थोड़ा बहुत हमने चेक किया, हो गया हमारा इंस्पेक्शन। इस तरीके की यहाँ पे चीजें होती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे द नंबर ऑफ कुछ यहाँ पर जो नंबर की बात करते हैं महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम है। 122 जो ऑफिसर्स हैं उन्हें सैंक्शन किया गया था लेकिन उसमें से सिर्फ 48 ऑफिसर्स ही हैं। तमिलनाडु में, गुजरात में नंबर थोड़ा यहाँ पर ठीक है, हमें देखने को नंबर मतलब कि जो पर्सनल स्टाफ है उनका नंबर देखने को ठीक मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर भी हम देखें तो ऑल इंडिया लेवल पर 953 यहाँ पर सैंक्शन इंस्पेक्टर्स हैं जिसमें से सिर्फ 337 जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं कि उनको इंस्पेक्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, द इंस्पेक्शन रेट्स आर पुअर बिकॉज ऑफ हैवी वर्कलोड ऑफ द इंस्पेक्टर्स। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके पास बहुत ही ज्यादा हैवी वर्कलोड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है। हम एक जो पर्सन है वो 10 लोगों का काम कर रहा है, तो ऐसे में ऑब्वियस है कि वो अपने
अपना काम में यहाँ पर कहीं ना कहीं लूप होल्स यहाँ पे उसको देखने को मिलेंगे ही। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है। फिर अब हमारे पास वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। क्या इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सो वे फॉरवर्ड इज नीड फॉर द राइट रिफॉर्म्स इन इंस्पेक्शन। हमारा जो इंस्पेक्शन है इसमें हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, पर्सनल स्टाफ्स को रिक्रूट करने की जरूरत है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इन्फोर्सर्स हैं, यहाँ पर जो हम पेनल्टी की बात करते हैं, यहाँ पर उस पेनल्टी की भी हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकर आना चाहिए कि जिसके साथ यहाँ पर मतलब कि जो इंजर्ड हैं, जो वर्कर्स जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा वही इस चीज़ से सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर पेनल्टी का भी मेन प्रोविज़न होना चाहिए। हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन। हमारा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत जो हम कोड 081/1947 इस कन्वेंशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन there must be a sufficient qualified and well provided inspectors, and they shall enter the establishment freely and without prior notice at any time to secure due to compliance of the labor laws among others। तो यहाँ पर हमारे पास लॉज है, कन्वेंशन भी है, हम इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे। हमारा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत हमारे पास कन्वेंशन है कि आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर वेल सफिशिएंट क्वालिफाइड इंस्पेक्टर्स होने चाहिए, जो कि कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि हम पहले से नोटिस दे रहे हैं कि हाँ हम आपकी इंडस्ट्री में यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। अगर उनका मन हुआ तो कभी भी उठकर जाएं और वो इंस्पेक्शन वहां पर कर सकते हैं। तो ये राइट है और हमारे पास कन्वेंशन भी है। तो हमें इस चीज को यहाँ पर इंश्योर करना होगा और प्रॉपर्ली इस चीज को हमें इंप्लीमेंट करना होगा। कई बार हम क्या देखते हैं, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती है सेल्फ सर्टिफिकेशन यहाँ पर कर लिया जाता है, यहाँ पर रैंडमली जो इंस्पेक्शन होते हैं हो जाते हैं, ऑनलाइन इंस्पेक्शन होते हैं। सोचिए थर्ड पार्टी यहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पर अगर ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो हमें यहाँ पे क्या इंश्योर करना होगा? सो द रिकरेंस ऑफ द सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर शोज अ लैक ऑफ लर्निंग बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर ये जो हमें फ्रिक्वेंट डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं, सेम टाइम मतलब सेम डिजास्टर हमें फेस करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अभी जो पुरानी चीजें हमारी, जैसे हम कहते हैं ना, पास्ट से हमें यहाँ पर सीखना चाहिए, लेसन लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? लैक ऑफ लर्निंग बाय द गवर्नमेंट। तो हमें गवर्नमेंट को यहाँ पर जो गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटी है इसे यहाँ पर ये इंश्योर करना होगा कि इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इज द यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो वर्ल्ड लेवल पर काम करती है। उसके बाद मैंडेट की बात करते हैं। इज अ एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। ये क्या करते हैं? इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, जिसके साथ जो लेबर्स हैं उनके साथ यहाँ पर मतलब कि उनके साथ यहाँ पर इनजस्टिस और इनह्यूमन यहाँ पर सारी चीजें ना हो। इसका मोटो क्या है? बेसिक्स फॉर पीस इज एक्सप्रेस टुडेज डिसेंट वर्क फॉर ऑल। यहाँ पर सभी के लिए मतलब कि डिसेंट वर्क होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के आपके 5 यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन में से एक कौन सा है आपका? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, और इसी के तहत आपका क्या आता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आता है इसके अंडर में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे बात कर दी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है यहाँ पर, जो वर्कर पॉपुलेशन रेट है, इसका भी यहाँ पर परसेंटेज वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर निकाली जाती हैं। हमने अभी कन्वेंशन की बात करी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन, कि यहाँ पर जो इंस्पेक्शन है उसका भी कन्वेंशन है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट क्वालिफाइड एंड वेल प्रोवाइडेड इंस्पेक्टर्स एंड they shall enter the establishment freely and without prior notice at any time to ensure due compliance of the labor laws among others। तो मतलब ये कभी भी इसका मतलब, इस कन्वेंशन का मतलब ये है कि हर एक गवर्नमेंट के पास वेल क्वालिफाइड सफिशिएंट यहाँ पर इंस्पेक्टर्स होने चाहिए। और ये नहीं कि आप किसी भी इंडस्ट्रीज में पहले क्या करें, जाके वहाँ पे एक नोटिस दें कि हाँ हम आपकी इंडस्ट्री में यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, आपकी कंपनी में आपका इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम पर यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पहले से नोटिस दे दिया तो वो अपना यहाँ पर जो लूप होल्स हैं, वो अपनी कमियां जो है वो क्यों शो करेंगे आपको? इट इज वेरी ऑब्वियस। तो आप कभी भी एनी टाइम यहाँ पर जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेल रशिया डू अस पार्ट नाटो एट 75 एंड इंड्योरिंग अलायंस। अब देखिए नाटो,
नेटो क्यों बना था, इसका जो मेन रीजन है, इसकी जो लाइफ बिगिन होती है, कहा जाता है नेटो बिगिन लाइफ एज एन अटलांटिक अलायंस इन 1949। 1949 में क्या होता है, आपका एक अटलांटिक अलायंस होता है जिसमें 12 जो स्टेट्स होते हैं उसमें इन 12 स्टेट्स में यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, बेल्जियम और जितनी भी मतलब यूरोप की जो अदर यहाँ पर कंट्रीज थी वो यहाँ पर थी। ठीक है, कौन सा, अटलांटिक अलायंस। ये किसके अगेंस्ट में था, ये था आपका सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में। ठीक है, इतना तो हमें यहाँ पर समझ में आया कि आपका एक वेस्ट अलायंस हो गया जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो सेकंड ब्लॉक है उसमें सोवियत यूनियन आ जाता है। फिर सोवियत यूनियन का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया तो अब तो इसको यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी ये एग्जिस्ट कर रहा है नेटो। तो इसका मेन रीजन क्या है, अब इसका रीजन तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिए अब सोवियत यूनियन का यहाँ पर क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, छोटे छोटे नेशन निकल कर आते हैं और रशिया यहाँ पर इमर्ज होकर आता है। लेकिन नेटो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका जो मतलब कि एम्बिट है वो दिन पर दिन इंक्रीज हो रहा है। 2023 में आप सभी को पता होगा कि फिनलैंड एंड स्वीडन ने भी क्या की है, इसकी मेंबरशिप ली है। अब नेटो क्या है, एक्चुअली इसमें ये कहा जा रहा है कि नेटो का एक प्रोविजन ये है, बहुत अच्छा प्रोविजन आप कह सकते हैं जो इसमें है, जो कंट्रीज इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल नेटो में यहाँ पे कंट्रीज है, 23 कंट्रीज है, 23 टोटल मेंबर्स कंट्रीज हैं। अगर हम यहाँ पर किसी भी एक कंट्री के ऊपर क्या होता है, आपका किसी ने अटैक किया, फॉर एग्जाम्पल किसी XYZ कंट्री ने कोई यहाँ पर क्या किया, नेटो के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे उनके ऊपर अटैक किया किसी एक कंट्री के ऊपर, तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब क्या, आपने यहाँ पे जो 23 कंट्रीज थी ना इसके ऊपर यहाँ पर हमला किया है, तो ये 23 कंट्रीज यहाँ पर मिलकर फिर क्या करेंगी, आपके अगेंस्ट में यहाँ पर आ जाएंगी और वॉर जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन को मतलब कि ये कहा जा रहा था नेटो की तरफ से कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देंगे, लेकिन अभी तक मतलब नेटो की जो मेंबरशिप है वो यूक्रेन को नहीं मिल पाई है। यूक्रेन ने नेटो को अब तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है और रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पर चल ही रहा है, आप सभी को यहाँ पर पता ही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर बात कर रहे थे कि नेटो को 75 ईयर्स यहाँ पर हो चुके हैं। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्लस नेटो, तो नेटो क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ये वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ब्रुसेल एंड बेल्जियम। हेडक्वार्टर ऑफ अलाइड कमांड ऑपरेशन मॉन्स एंड बेल्जियम। After the Second World War, the European nations were struggling to rebuild their economies. Second World War होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो यूरोपियन नेशंस होते हैं वो अपनी इकोनॉमीज को रिबिल्ड नहीं कर पा रहे थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। इसी के चलते यहाँ पर क्या किया गया, नेटो को स्टैब्लिश किया गया। इनका मेन ये था। ठीक है, सो इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन्होंने एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया, कॉन्स्टिट्यूट किया कि एक हम कलेक्टिव डिफेंस होगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, कलेक्टिव डिफेंस, वेयर बाय इट्स इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट एग्री टू म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एन एनी एक्सटर्नल पार्टी। इसका मतलब ये है कि देखिए ये टोटल यहाँ पे नेटो के मेंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्या किया, जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया है ना, किसी दूसरी कंट्री ने, मतलब ये जो है इनमें से नहीं, इस नेटो के मेंबर्स मतलब किसी आउटसाइडर ने किसी एक्सटर्नल कंट्री ने क्या किया, जो इसका मेंबर नहीं है, उन्होंने क्या किया, जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया। तो इसका मतलब ये है, अब इसमें से कोई भी कंट्री ये नहीं बोलेगी कि नहीं ये तो जर्मनी के ऊपर अटैक है, तो जर्मनी ही अपना देखें उस पर्सन के पास। जर्मनी के ऊपर अटैक हुआ, इट मीन्स आपने यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के ऊपर अटैक किया है और सारी कंट्रीज यहाँ पर कलेक्टिवली साथ में आएंगी और यहाँ पे कलेक्टिवली डिफेंस को शो करेंगी। तो आई होप आपको ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है नेटो का आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो नंबर है धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। फिनलैंड ने 23 में से ज्वाइन किया था, स्वीडन ने यहाँ पर 2024 में इसको ज्वाइन किया है नेटो को। कंपोजिशन की बात करते हैं। ओके, सो पहले ओरिजिनली यहाँ पर 12 मेंबर्स थे, बट धीरे धीरे अब यहाँ पर ये इंक्रीज होते गए हैं। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्बेनिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लटविया, लिथुनिया, लग्जमबर्ग। तो ये सारी आपके टोटल कंट्रीज हैं, इसमें नेटो की ये सारे मेंबर्स हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इसे आप जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन पीरियड एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025।
ओके, 2015 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या आया था, एक मिशन आया था जिसे हम क्या कहते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब क्या है, ये आपका जो यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यहाँ पर लेकर आया गया था 2015 में। इसमें ये कहा था कि हम क्या करेंगे, इंडिया को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अभी स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं कि अच्छी अच्छी रोड हो जाना, ये सारी चीज़ें। स्मार्ट सिटी मतलब यहाँ पर सबके पास, जैसे कि सबको इंटरनेट की एक्सेस होगी, यहाँ पर एआई के बारे में सारी नॉलेज होगी, ये सारे यहाँ पे मतलब कि हमारी जो कंट्री होगी एक तरीके से डेवलपमेंट फेज पर जाएगी। सो अंडर द एससीएम लॉन्च इन जून 2015 100 सिटीज, यहाँ पर 100 सिटीज को क्या किया गया था, चूज किया गया था और उनके बीच में एक कंपटीशन भी बनाया गया था कि इसमें से कौन सी स्मार्ट सिटी होगी। तो द मिशन इनविजन डेवलपिंग एरियाज विद इन selected cities in the countries as model area based on area development plan। तो यहाँ पर एरिया डेवलपमेंट प्लान था, उस बेसिस पर यहाँ पर हमने 100 सिटीज को क्या किया था, सेलेक्ट किया था। अब इसको क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया, ठीक है। कि पहले यहाँ पर डेट क्या थी, 2020 तक थी कि 2020 तक हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन अब मार्च 2025 तक इसकी जो डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई। ऑन पेपर हमारे पास ये आता है कि हमने क्या किया है, 90% तक हम क्या कर चुके हैं, जो स्मार्ट सिटी जो मिशन है इसका जो टारगेट था उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वी ऑल नो दैट, ओके। सो मोर देन 8,000 मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड। यहाँ पर 100 सिटीज में 8,000 जो मल्टी डेवलपमेंट जो सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहे हैं, जिसमें हमारा 1.6 लाख करोड़ रुपीस तक का पूरा अमाउंट है इस सिटी के अंदर यहाँ पर आ रहा है। सो ऑन जुलाई 3 100 सिटीज हैव कंप्लीटेड 7,188 प्रोजेक्ट्स। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अब तक की हम जो डेट है जुलाई 3 तक की हम बात करते हैं, 3 of जुलाई तक की, तो ये जो हमारे 8,000 प्रोजेक्ट्स है उसमें से 7,188 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब कि हमारा जो 90% यहाँ पे टोटल प्रोजेक्शन दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो हम स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में बात करते हैं। ये क्या मिशन है, एक इनोवेटिव एंड न्यू इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल बाय इनेबलिंग लोकल डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी एंड एज अ मीन्स टू क्रिएट स्मार्ट आउटकम्स फॉर सिटीजन्स। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना जिससे कि जो हमारे सिटीजन्स हैं इसका अच्छा से अच्छा फायदा उठा सकें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिव डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन्स, क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये यहाँ पर हुआ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो एलिमेंट्स है इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें स्मार्ट सिटी में एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि किसी घर में पानी आ रहा है किसी घर में पानी नहीं आ रहा। सो एडिक्वेट वाटर सप्लाई, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ क्या होता जरा आपका ट्रैफिक लग रहा है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर पुअर, रोबस्ट आईआईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, गुड गवर्नेंस स्पेशली ई गवर्नेंस की भी यहाँ पे बात की जा रही है, और सिटीजन पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन पर्टिकुलरली वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये कुछ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पे वेरियस चीजें भी आपकी लिंक्ड है। ओके, सो आई होप स्मार्ट सिटी जो मिशन है इसके बारे में आपको यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज नो इंडियन इंडस्ट्री प्रेजेंस इन बोर्ड ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ओके, यहाँ पर वेरियस रिसर्च होते हैं, सारी चीजें होती हैं। अभी कहा जा रहा है कि हमें हमारा क्या करना होगा, रिसर्च थोड़ा सा बढ़ाना होगा, हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। तो ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, 2023 में हम एक एक्ट लेकर आते हैं। उस एक्ट का नाम होता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के तहत ये कहा जा रहा है कि द एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यहाँ पे जो अनुसंधान ये जो बोर्ड इसके द्वारा ये कहा जा रहा है, इनके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है कि जो इंडिया में बात करें, जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, है ना, यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च में इंडियन इंडस्ट्रीज का हमें कहीं भी कोई भी रोल देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब इनकी प्रेजेंस नहीं है। हम रिसर्च की बात करते हैं, यूएस इतना डेवलप क्यों है, क्योंकि यूएस की बात करें, जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना ज्यादा क्यों यहाँ पर वो आगे साइंटिफिक रिसर्च में, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं।
ठीक है, जो कि इसमें क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इंडिया में इसी चीज को चलते हुए हमने क्या किया था, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लेकर आया गया था कि गवर्नमेंट के साथ साथ या फिर पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट मेंबर्स भी आएंगे और जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च है इसको इनहेंस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नॉर्मल जो रिसर्च है वो तो चलती ही रहती है, साइंटिफिक रिसर्च आपका चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे काम, फॉर एग्जाम्पल हमें लिथियम बैटरीज हैं, है ना, लिथियम आयन बैटरी है, हमें इसे क्या करना है, डेवलप करना है। तो देखिए, अगर इस पर हम रिसर्च करेंगे तो ये हमारी कंट्री में भी कंट्रीब्यूट करेगा, हमारी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके की जो रिसर्च है जिससे कि हमारी कंट्री को भी बेनिफिट हो, हमें इसे प्रमोट करना है, तो इसलिए हम इसको लेकर आए। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि इसमें जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं इनकी प्रेजेंस यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। ओके तो अभी आपको यहाँ पर देखिए, द एब्सेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इज ग्लेयरिंग एज द ANRF एक्ट पास्ड इन अगस्त 2023 was expected to galvanize research by having close to 36,000 crore of 70% of its 5-year outlay, 50,000 crore from non-government sources। तो यहाँ पर मतलब यही है कि अगर हम बात करते हैं जो 50,000 करोड़ तक का नॉन गवर्नमेंट सोर्स था, उसमें से सिर्फ हमें क्या है, अगर ये इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस देखने को नहीं मिलेगी तो उसमें से 70% ही हमें मिल पा रहा है। ओके सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करते हैं। इट इज एन एपेक्स बॉडी टू प्रोवाइड हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसी के अकॉर्डेंस में क्या होता है, आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसको लेकर आया जाता है। इसका क्या है पर्पस, इट एनहेंस इंडियाज नेशनल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज, एंटरप्राइज एंड इनोवेशन पोटेंशियल फॉर साइंटिफिक परस्यूट। गोल्स क्या है इसमें हम बात कर लेते हैं। टू प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडिया के रिसर्च में यहाँ पर पार्टिसिपेशन हमें देखना होगा। तो गवर्नमेंट फंड के जो स्टेट यूनिवर्सिटीज कॉलेज है, तो गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नोडल एजेंसी कौन सी है हमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। गवर्निंग बॉडी की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर विल बी द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन विल बी एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट एंड NRF फंक्शनिंग विल बी गवर्न बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके फंक्शन की हमने बात कर ही ली कि इसका फंक्शन क्या है, मेनली कि कोलैबोरेशन करना इंडस्ट्रीज, एकेडमीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ टू क्रिएट अ इंटरफेस मैकेनिज्म। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि आप लैब में रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनको भी यहाँ पर क्या करना है, आपको इन्वॉल्व करना है। ओके सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।